नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा बेहद ही खास शो जो हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि सिखा सकें आपको निवेश के गुर, ये बता सके कि निवेश करना क्यों जरूरी है और आज से अभी से अपनी इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत कीजिए। अगर जानना चाहते हैं कहां से कैसे शुरुआत करें या अपनी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स को कैसे बेहतर बनाएं तो अपने सवाल आप हमें भेजिए। तरीका आपकी स्क्रीन पर है। 704-522-0000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी, इस पर अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, वॉच भी कर सकते हैं। साथ ही #AskAwaz लिखकर अपने क्वेश्चंस भी आप पोस्ट कर सकते हैं। आपके सभी आंसर्स देने के लिए, सभी क्वेरीज को सॉर्ट करने के लिए हमारे साथ कंप्लीट सर्कल कैपिटल के पार्टनर विकास पुरी मौजूद हैं। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे उससे पहले आज हम एक बार बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस की। कल हमने टर्म इंश्योरेंस की बात की थी, क्योंकि जब हम निवेश की बात करते हैं, फ्यूचर को बेहतर बनाने की बात करते हैं, तो सेविंग से सबसे पहले जो स्टेप्स होते हैं वो इंश्योरेंस होता है। फिर चाहे वो लाइफ को सिक्योर करना हो टर्म इंश्योरेंस के थ्रू या फिर किसी भी तरीके की इलनेस या किसी भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से मीट करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ही क्यों ना हो। तो हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है ये समझाने के लिए विकास पुरी हमारे साथ हैं। क्वेरीज लें उससे पहले फटाफट से उनसे बात कर लेते हैं। तो बताइए विकास जी, क्यों जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस हर किसी के लिए, और कैसे डिसाइड करें कि कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस आपको सूट करता है या मिनिमम कितने का लेना चाहिए, क्या फीचर्स होते हैं इन इंश्योरेंस के, प्लीज समझाइए। धन्यवाद दीपाली जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सो हेल्थ इंश्योरेंस, मैं स्टार्ट इसी बात से करूंगा कि हेल्थ इज वेल्थ। और दीपाली जी, जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होना चाहिए। बिकॉज कई बार जिंदगी में आपने जितना भी काम किया है और काम करते हुए जितनी भी आपने सेविंग्स करी हुई है, कई बार लाइफ ऐसे टर्न पे लाके छोड़ देती है जहां पे अचानक से कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाए तो जिंदगी की सारी कमाई हुई दौलत वो एक झटके में निकल सकती है, स्पेशली जब हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते हैं। सो हेल्थ इंश्योरेंस एक तरह का कवर है जो यदि किसी व्यक्ति की लाइफ में कोई अनफॉर्चुनेट ऐसी कोई बीमारी या कोई ऐसा हेल्थ इश्यूज आ जाए कि जहां पे खर्चा बहुत ज्यादा हो, तो हेल्थ इंश्योरेंस उसका ध्यान रखेगी। आपकी जो जमा की हुई पूंजी है वो आपकी बची रहेगी। सो हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहला पैरामीटर होना चाहिए जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं। जो आप सेविंग्स करते हैं उसके साथ साथ पैरेलली एक हेल्थ इंश्योरेंस अपने साथ जरूर रहना चाहिए। सबसे पहले तो ये। और दूसरा, जो एक बहुत सारा एक नोशन होता है कि जब भी किसी व्यक्ति से आप बात करते हैं वो बोलते हैं मुझे तो मेरी कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस मिला हुआ है तो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत क्या है। एक बात को याद रखिए, अगर आप एक जनरल ट्रेंड देखेंगे तो सीनियर सिटीजन एज कह लो या 60+ एज जब होती है उसके बाद ही ज्यादातर कोई ना कोई बीमारी आने के चांसेस बनते हैं, चांसेस ज्यादा होते हैं उस समय। और वो एक ऐसा टाइम होता है जब ज्यादातर लोग जॉब करना छोड़ देते हैं और वो हेल्थ इंश्योरेंस वहां पे सीज हो जाती है। और उस समय 60-65 की एज में अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी। तो उस समय ऐसी स्थिति नहीं होगी कि कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले पाए। इसलिए ये फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एक यंग एज में एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। उसको साथ साथ लेके चलते चाहिए ताकि अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए जहां पे बहुत ज्यादा खर्चा हो, मेडिकल एक्सपेंसेस हो, कोई मेजर सर्जरी आ जाए, कुछ आ जाए, तो उसका ध्यान हेल्थ इंश्योरेंस रखें। ओके अच्छा, एक चीज और हम क्वेरीज लें उससे पहले, कैटेगरीज तो इसमें काफी सारी आती हैं, फैमिली फ्लोटर्स भी आते हैं, इंडिविजुअल भी पॉलिसीज आती हैं। क्या आइडियल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर कोई लेना चाहता है इंश्योरेंस, प्लस जो प्रीमियम होता है वो क्या किस एज में आप ले रहे हैं उस पर भी वेरी करता है, और टैक्स बेनिफिट के बारे में प्लीज बताइए। जी, सो टैक्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एटीडी बेनिफिट होता है जो 25,000 तक अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहा है तो वो उनके सैलरी से डिडक्ट हो जाता है। और यदि कोई व्यक्ति अपने पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम पे कर रहा है तो 50,000 तक की छूट उसमें भी मिलती है। तो ये एटीडी बेनिफिट में आता है। दूसरा कैसा है कि हेल्थ इंश्योरेंस, आपने बिल्कुल सही बोला कि यदि कोई यंग एज का व्यक्ति है तो एक एग्जाम्पल के तौर पे यदि किसी को 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेना है और यदि कोई 25 साल की या 30 साल की उम्र से कम है तो वो 8-10 हजार रुपए साल की प्रीमियम पे पॉलिसी उनको मिल सकती है। यही अगर वो एक 10 साल डिले करके करेंगे तो ऑलमोस्ट 80-90% ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, विच कुड बी लाइक 20-25 हजार के ऊपर प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो जितनी जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे यंग एज में उतना बेनिफिट रहेगा। और इसमें अच्छी चीज क्या होती है कि जैसे कोई व्यक्ति
सिंगल है, उसके बाद उनकी मैरिज होती है, तो नेक्स्ट ईयर जब प्रीमियम पे करना होगा उस समय वो एक फैमिली मेंबर को ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि उनकी लाइफ में कोई एक बेबी आता है तो वो थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर जब भी हो वो भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो फैमिलीज के लिए फैमिली फ्लोटर सबसे अच्छा ऑप्शन है, जिसमें एक पूरा फैमिली को कवर मिल जाता है। और यदि किसी एक व्यक्ति को उसका पूरा मेडिकल बिल अगर बहुत ज्यादा आ जाए तो एक व्यक्ति ही उतने अमाउंट तक का फैमिली फ्लोटर का वो बेनिफिट ले सकता है और नेक्स्ट ईयर से वापस वो रिस्टोर हो जाती है। सो एज इज अ मेजर क्राइटेरिया, जहां पे जितनी जल्दी लेंगे उतना प्रीमियम कम पे करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो चलिए, ये है आपको तमाम डिटेल्स बताई हैं विकास जी ने। अगर अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ अभी कोई सवाल मन में आ रहा है, कुछ पूछना चाहते हैं, आपने लिया हुआ है, जानना चाहते हैं ठीक है या नहीं, तो भी अपने क्वेश्चंस आप हमें भेज सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं सवालों की, और पहले कॉलर हिमांशु हमारे साथ मौजूद हैं आगरा से। हिमांशु गौड़। हिमांशु, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम। मेरी एक क्वेरी है कि मेरे कुछ फंड हैं जो पहले से मैं लगभग 3 साल से इनमें SIP कर रहा हूँ। इसमें SBI फोकस्ड इक्विटी है, HDFC सेंसेक्स है, एक्सिस कैप, और मैंने सवाल वैसे भेजा हुआ है, इसमें सारी SIP का अमाउंट भी लिखा हुआ है मैंने जी। तो मुझे कब से कर रहे हैं आप ये SIP, ये बताइए प्लीज। लगभग 3 साल से। ओके, 3 साल हो चुके हैं आपको। तो आपके पास ऑलमोस्ट 1 2 3 6 ऑलमोस्ट 6 म्यूचुअल फंड्स हैं। 3 साल आपको हो चुके हैं, और आपके 15 इयर्स में बेटे की एजुकेशन के लिए 40 लाख का टारगेट है, 25 इयर्स में बेटे की शादी के लिए 50 लाख का टारगेट है, करेक्ट? जी 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 जी। और 5000 आप एडिशनल भी इंक्रीज करना चाहते हैं SIP म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में? हाँ मैडम, मैं 5000 इसको और बढ़ा सकता हूँ। मैं असल में ये जानना चाहता था, क्या ये जो करंट SIP चल रही है इन्हीं में अमाउंट को बढ़ा दिया जाए या नई SIP कोई फंड ऐड किया जाए? ठीक है, समझ गई मैं आपका सवाल। पूछ लेते हैं हमारे मेहमान से। तो विकास जी, आपने सुना है इनके पास 6 फंड्स हैं, HDFC इंडेक्स फंड, SBI का फोकस इक्विटी, एक्सिस मिड कैप, SBI स्मॉल कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। टोटल ऑलमोस्ट 13,000 के SIP है, 5,000 इंक्रीज करना चाहते हैं। तो पहले तो यही बताइए कि इनके फंड्स का चुनाव सही है या फिर नहीं, या कोई चेंज करना है, 5000 एडिशनल इन्हीं फंड्स में डिप्लॉय करना है या नया फंड ऐड करें। और दूसरी बात, इनके गोल्स जो अब से 25 साल तक ऑलमोस्ट 1 करोड़ के हैं। हिमांशु जी, आपके फंड सिलेक्शन बहुत अच्छी है। आपने इंडेक्स फंड भी लिया हुआ है, आपका स्मॉल कैप और मिड कैप में भी एक्सपोजर है, और फ्लेक्सी कैप में के थ्रू आपको और इंडेक्स फंड के थ्रू आपको लार्ज कैप फंड्स में भी एक्सपोजर मिल जाएगा। तो फंड्स में आपको मैं कोई तब्दीली की सलाह नहीं दूंगा। हाँ, 5,000 रुपये जो आप कर रहे हैं वो आप अपना इन्हीं एग्जिस्टिंग फंड्स में टॉप अप कर दीजिए, अपना SIP बढ़ाइए। सो यदि मैं आपका जो आपने टारगेट भेजा था कि आपको 15 साल में 40 लाख रुपए के आसपास की जरूरत है, तो अगर मैं कंजर्वेटिव होकर चलता हूँ कि 12% की दर से अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो आप 65-70 लाख के आसपास आपका कॉर्पस बन सकता है, और जिसमें आप अपना 40 लाख निकालने के बाद में जो 20-25 लाख आपका बचता है वो प्लस जो एग्जिस्टिंग आपकी SIP चल रही है वो अगर आप उसको वो कंटिन्यू करेंगे और कंबाइन करके देखेंगे तो आपका अप्रोक्सीमेटली 1.25 करोड़ के आसपास आपका जो कॉर्पस बनता हुआ दिखता है। सो टारगेट आपके जो है वो लगभग आपका लक्ष्य पूरा होता दिखाई देता है। बाकी आप जैसे जैसे टॉप अप करते जाएंगे तो आपका किटी जो है वो और भी बढ़ती जाएगी। फंड सिलेक्शन आपकी बहुत अच्छी है, कंटिन्यू विद दिस फंड्स, और इसमें बस अपनी बढ़ोतरी करते रहिए SIPs की। ओके, ठीक है। तो फंड्स का सिलेक्शन अच्छा है, जो गोल्स हैं आपके उससे ज्यादा ही आप एक्यूमुलेशन कर लेंगे। जैसे कि बताया विकास जी ने, 15 साल में आप 65 लाख का रिटर्न मिल जाएगा, 12% का मिनिमम रिटर्न भी अगर आपको मिला, और 25 साल में 2 करोड़ तक की भी राशि आप जमा कर सकेंगे 16-17 हजार की SIP के साथ। तो ये है आपके लिए राय। तो जितना आप टारगेट लेके चल रहे हैं उससे ज्यादा आप कमा सकेंगे। अगले कॉलर से बात करते हैं। पेडापल्ली तिरुपति हमारे साथ हैं नागपुर से। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार मैडम। मैडम, मेरा 20,000 का SIP है 10 साल के लिए। 10 साल के लिए 80 लाख का टारगेट है मेरा। 10 साल में 80 लाख का टारगेट है, और फंड्स तो काफी सारे हैं आपके पास। कब से कर रहे हैं आप ये SIP, ये और बताइए? मैडम 2021 से कर रहे हैं। तो 1 साल हुआ है इनको।
9 फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, जहां पर 1000 से 3000 की एसआईपी कर रहे हैं और थोड़ी ओवरलैपिंग तो दिखाई दे रही है। 3 मिड कैप कैटेगरी के फंड लिए हुए हैं, 2 स्मॉल कैप कैटेगरी हैं, 2 फ्लेक्सी कैप हैं। तो बताइए पहले तो इनका पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है आपको, कोई चेंजेस करने हैं आपने? और दूसरा ये 20,000 की एसआईपी के साथ के 10 इयर्स में 80 लाख एक्यूमुलेट कर पाएंगे या नहीं? तिरुपति जी, आपके पोर्टफोलियो में मुझे बहुत ज्यादा स्मॉल एंड मिड कैप का एक्सपोजर नजर आ रहा है। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपना स्मॉल और मिड कैप का एक्सपोजर को कट डाउन करिए। सो फॉर एग्जांपल, जैसे आपका एक्सिस मिड कैप और एक्सिस स्मॉल कैप है, तो आप उसको मर्ज करके एक्सिस फोकस 25 फंड कर सकते हैं। जो आपने एसआईपीज कर दी हैं या जितना इन्वेस्ट कर दिया उसको रहने दीजिए। जब आपका वो 1 साल हो जाए, आपका एग्जिट लोड ना लगे, तब आप उसको विड्रॉ करके मर्ज कर सकते हैं। बट आप ये एसआईपी स्टॉप करके एक्सिस फोकस 25 में आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। उसी तरीके जो डीएसपी का आपका फंड है, डीएसपी मिड कैप को आप डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में कर दीजिए, तो आपको क्या हर एक मार्केट कैप का एक्सपोजर मिल जाएगा। तो ये 2 चेंजेस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये ऐसा करिए। जो आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आपका टारगेट है, उसमें लगभग 10,000 रुपए आपका शॉर्ट पड़ रहा है। तो अगर आप अपना एसआईपी बढ़ा सकते हैं, रफली 30,000 तक अगर आप अपना एसआईपी लेके चलेंगे, तो आपका 80 लाख का टारगेट कंफर्टेबली पूरा हो सकता है। यदि करंट सिनेरियो में आप देखते हैं, तो शायद आपका थोड़ा सा वो शॉर्टफॉल हो सकता है। सो इसके लिए आपको धीरे धीरे आप अपना एसआईपी अमाउंट बढ़ाते रहिए। एक साथ अगर आप 10,000 नहीं बढ़ा सकते, तो आप 4 या 5,000 इस साल बढ़ाइए, और जैसे जैसे आपके इनकम या कैश फ्लोज बढ़ते हैं, आप उसमें अपने एसआईपीज को इंक्रीज करिए। ओके, तो थोड़ा सा आपको चेंजेस करने हैं और डीएसपी मिड कैप से डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज को रिप्लेस करें, एक्सेस स्मॉल कैप मिड कैप की जगह एक्सेस फोकस को करें, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन लाएं, बाकी ठीक है। और 30,000 के आसपास के एसआईपी करेंगे तो अपने टारगेट को हासिल कर लेंगे। अगला सवाल गौरेश ने भेजा है बेंगलुरु से। इनका ईमेल के थ्रू सवाल आया है। 40 इयर्स इनकी एज है, इमरजेंसी फंड के बारे में जानना चाहते हैं कि इनको क्रिएट करना है अपने लिए इमरजेंसी फंड। फिलहाल ये आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप में 2,000 के एसआईपी कर रहे हैं, एसबीआई लार्ज मिड कैप में 2,000, टाटा डिजिटल में 5,000, तो ऑलमोस्ट 9,000 के एसआईपीज हैं इनकी मंथली बेसिस पे। 12 साल में 50 लाख का टारगेट है, बताइए। जी गिरीश जी, क्योंकि आपने खुद से लिख के भेजा कि ये इमरजेंसी फंड है, तो इमरजेंसी फंड का मतलब ये हो गया कि आपका थोड़ा सा रिस्क एपिटाइट कम होनी चाहिए इसमें। सो बाकी ऊपर के 2 फंड्स ठीक है। टाटा डिजिटल इंडिया फंड जो है, फंड बहुत अच्छा है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये नहीं बोलूंगा कि फंड अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि ये सेक्टर बेट है, सो कल को आईटी सेक्टर पूरा अगर किसी पेन पॉइंट में चला जाए, जैसा कि इस साल हुआ है, तो वो फंड आपको रिटर्न नहीं देगा और नेगेटिव में जा सकता है, और फिर उसको रिकवरी में भी 2-2.5 साल लग जाएंगे। तो आपकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो वो आपको देनी पड़ जाएगी। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप टाटा डिजिटल इंडिया फंड जितना इन्वेस्ट किया है उसको रहने दीजिए, आप टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड में कर दीजिए, ताकि आपको एक मिड कैप और लार्ज कैप का एक्सपोजर मिल जाए और आपका एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड बन जाएगा वो। सो बाकी जो आपने आईसीआईसीआई का इन्वेस्टमेंट किया हुआ और एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड किया हुआ, वो आप कंटिन्यू रखिए। रही बात आपके टारगेट की, तो आपका टारगेट में लगभग 14-15 लाख का शॉर्टफॉल हो सकता है इन द गिवन सिनेरियो, जो आप 9,000 की एसआईपी कर रहे हैं। तो यदि आप इसमें 3 से 4,000 का एसआईपी अगर अमाउंट बढ़ा सकते हैं, तो आप अपना टारगेट कंफर्टेबली अचीव कर लेंगे। और एक जो मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप टाटा डिजिटल इंडिया, सो सेक्टर बेट जनरली अगर आप किसी का रिस्क एपिटाइट बहुत कम है, तो उनको सेक्टर स्पेसिफिक बेट्स नहीं लेने चाहिए। ओके, तो 9,000 के आपकी एसआईपी है, फिलहाल आप 14-15 लाख एक्यूमुलेट कर सकेंगे। सेक्टोरल फंड में निवेश करना अवॉइड करें, ये आपके लिए सजेशन है। टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड, इसमें निवेश कर सकते हैं, टाटा डिजिटल इंडिया फंड से निकल सकते हैं। तो ये है आपकी सलाह। आपको अपनी एसआईपी अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा अगर आप अपने गोल को हासिल करना चाहते हैं। 4-5 हज़ार तक अपनी एसआईपी आप बढ़ाइए और धीरे धीरे इनफैक्ट जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े आप अपने अमाउंट को इंक्रीज करते चलिए। तो ये आपके लिए सजेशन आपके पोर्टफोलियो पर। चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और सवालों करेंगे शामिल। आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी और हमारे साथ कंप्लीट सर्कल कैपिटल के विकासपुरी मौजूद हैं। अब कुछ और सवाल ले लेते हैं ईमेल के थ्रू, और भी क्वेश्चंस हमें मिले हैं। और जो सवाल आया है वो अगला कुणाल ने भेजा है। इनकी उम्र 25 साल है और 20 से 25 साल में 1.5 से 2 करोड़ का लक्ष्य रखा है। हर साल एसआईपी रकम में 2,000 की बढ़ोतरी करेंगे। फिलहाल इनकी एसआईपी चल रही है ऑलमोस्ट 5,000 की।
लेकिन 5,000 रुपीज इन्होंने 5 फंड्स में ही डाले हुए हैं, जिसमें SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज 500 पर मंथ, एक्सिस नेस्डेक 500, एक्सिस स्मॉल कैप 1000, मेरे एसेट मिड कैप में 1000, ICICI प्रू फ्लेक्सी कैप। तो कमेंडेबल है, अच्छी बात है। 25 साल की उम्र से ही इन्होंने पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया है, बड़ा गोल लेकर चल रहे हैं। इनके फंड्स की चॉइस कैसी है? 2000 जो हर साल ये SIP बढ़ाएंगे वो कहाँ इंक्रीज करें, और इनके गोल पर आपके कमेंट्स। जी बिल्कुल सही बोला आपने कि इन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में ये सोचा है और मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ इसके लिए। सो एग्जिस्टिंग फंड्स जो है आपके, आप उसी में ही टॉप अप करिए, और जो आपका जो टारगेट है वो जिस तरीके से, अगर आपने बोला कि आपका एक लॉन्ग टर्म व्यू है, तो लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से कुणाल आप अपना टारगेट अचीव करते हुए नजर आते हैं। और जैसे जैसे आपका कैश फ्लो बढ़ता जाएगा, आप अपना सिप अमाउंट बढ़ाते रहिए, तो हो सकता है कि आपका टारगेट पहले ही अचीव हो जाए, या जितनी देर तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका कॉर्पस आपके टारगेट से बढ़ा हुआ आपको मिले। ओके, तो 1.5 करोड़ का लक्ष्य पूरा होगा आपका। 5,000 की SIP आप कर रहे हैं, 25 साल में आप आसानी से हासिल कर लेंगे। SIP बढ़ाएंगे तो 2 करोड़ का टारगेट भी मिलेगा, और मौजूदा फंड्स आपके ठीक हैं, उसी में आप SIP इंक्रीज कीजिए। ICICI प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज को आप ऐड कर सकते हैं, ये सलाह है आपके लिए। एक और सवाल लेंगे, कमलेश ने भेजा है, कमेश ने माफ कीजिए, कानपुर से। 10 साल में 3 करोड़ का ये टारगेट लेके चल रहे हैं। फिलहाल इन्होंने जो फंड्स चुने हैं उसमें काफी वेरिएशन है SIP एलोकेशन के हिसाब से, क्योंकि DSP मिड कैप में 14,000, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी में 6,000, मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक में 2,500, मेरे एसेट मिड कैप में 2,500, निपॉन इंडिया ग्रोथ में 5,000 अगेन, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 4,000। तो टोटल 34,000 की इनकी SIP चल रही है, विच इज डिसेंट। हालांकि इन्होंने ये नहीं बताया कि कब से ये इसमें निवेश कर रहे हैं, बट इनके गोल पर क्या कमेंट, क्योंकि SIP अमाउंट तो ठीक है विकास जी, लेकिन गोल भी इनका अग्रेसिव है। 10 इयर्स में 3 करोड़ बड़ा अमाउंट होता है, क्या सजेशंस इनके लिए? दीपाली, इनके टारगेट और इनके जो अभी करंट निवेश कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा गैप है, और आपने सही उस चीज को जांच लिया, बिकॉज 10 साल में 3 करोड़ करने के लिए इनको लगभग 1 लाख रुपया महीना SIP करना पड़ेगा। सो 34,000 से 1 लाख तक एक बहुत बड़ा गैप है। या तो ये अपना जो टारगेट है उसको आप बढ़ा दीजिए कि आप वो टारगेट अपना 15 से 20 साल में अचीव करेंगे, या आप अपना मंथली जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाइए। बिकॉज करंट सिनेरियो में आप जो कर रहे हैं वो आप 90-95 लाख, या अगर बहुत एग्रेसिवली भी अगर आपका पोर्टफोलियो होगा तो भी आप 1 करोड़ के ऊपर अचीव नहीं कर पाएंगे। और मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि आप इस समय मोतीलाल ओसवाल जो नेस्डेक फंड है उसको आप स्टॉप कर दीजिए, जो इन्वेस्ट किया वो उसको रहने दीजिए। उसकी जगह पे आप टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड चूज कर सकते हैं। आप SBI कॉन्ट्रा फंड ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। और जैसा मैं सबको यही बोलता हूँ कि आप अपना जैसे जैसे आपके कैश फ्लोज बढ़ते हैं SIP बढ़ाइए। DSP मिड कैप भी जो एक इनका फंड है वो भी मैं सजेस्ट करूंगा कि DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए। तो जब हम कन्वर्ट करने की बात करते हैं, मैं ये दर्शकों से बोलना चाहूंगा कि आपको इमीडिएटली सब करने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज जो आप इन्वेस्ट करते हैं, जो रिसेंट इन्वेस्टमेंट है, अगर 1 साल के अंदर है तो आपको एग्जिट लोड लग सकता है। तो इसलिए आप वो भी ध्यान में रखिए कि आपका एग्जिट लोड ना लगे। तो जनरली आप SIP बंद कर दीजिए, नए फंड स्टार्ट कर दीजिए, और जब 1 साल आपका पूरा हो जाए पुराने फंड्स का, तो आप उसको मर्ज कर सकते हैं फिर दूसरे फंड्स के साथ में। ओके, तो चलिए सजेशंस आपके लिए दिए गए हैं, थोड़े बदलाव आपको करने हैं अपने पोर्टफोलियो में। मैं रिपीट कर देती हूँ जो विकास जी ने आपको सजेशन दिया है। पहली बात तो ये कि 10 साल में अगर 15% का रिटर्न भी आपको मिला तो 95 लाख आप एक्यूमुलेट कर पाएंगे। 3 करोड़ का टारगेट पाने के लिए आपको SIP 34,000 की जगह 1 लाख की करनी होगी। और आपके पोर्टफोलियो में अगर देखें तो मिड कैप्स का एलोकेशन ज्यादा है, इसीलिए उसमें आपको थोड़े शफल, थोड़े चेंजेस करने होंगे। DSP मिड कैप को DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज से आप रिप्लेस कीजिए, यानी मिड कैप का जो पैसा है वो निकालकर नई SIP शुरू कर सकते हैं DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में। साथ ही मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक फंड जो है उससे आप निकल जाइए। कुछ और फंड्स भी आपको सुझाए गए हैं, अगर आप और फंड्स ऐड करना चाहते हैं तो DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज के अलावा टाटा लार्ज एंड मिड कैप, SBI कॉन्ट्रा फंड, इनमें एलोकेशन इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए सजेशन आपके पोर्टफोलियो पर। लेकिन अब टॉप 4 फंड्स पूछ लेते हैं विकास जी की ओर से हमारे उन व्यूअर्स के लिए जो पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या सजेशन है। तो विकास जी बताइए, कौन से फंड्स चुने हैं आपने पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए और क्यों? हर बार की तरह, मतलब जो हम फंड्स बोलते हैं, ये नहीं कि यही फंड्स अच्छे हैं और भी फंड्स अच्छे हैं, बट
करंट सिनेरियो को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए अगर यदि कोई नया शुरू कर रहे हैं तो आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड एक अच्छा फंड है। आदित्य बिरला सनलाइन फ्रंटलाइन इक्विटी एक अच्छा फंड है, एसबीआई कॉन्ट्रा और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। सो ये फंड में क्या होगा कि आपको मिड कैप का एक्सपोजर मिल जाएगा थ्रू कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एसबीआई कॉन्ट्रा एंड आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड जो है वो जनरली जिनका वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव रहता है वैसी कंपनीज और मल्टी कैप स्ट्रैटेजी रहती है उसमें मिल जाएगा। और आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी मोर ऑफ अ लार्ज कैप फंड है, तो एक बहुत ही डिसेंट मिक्स ऑफ पोर्टफोलियो बन जाता है और लगभग हर एक सेक्टर में आपको इसमें एक्सपोजर मिल सकता है। तो ये 4 फंड है जिनसे आप शुरुआत कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए 4 फंड्स अगर आप नया पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं। लोकेशन आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी, एसबीआई कोटक कॉन्ट्रा फंड और कोटक इमर्जिंग इक्विटी। तो इन फंड्स को चुनिए अपने पोर्टफोलियो में अगर एक निवेश की शुरुआत आप करना चाहते हैं तो। और बाकी योर मनी तो है ही आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। शुक्रिया विकास जी आने के लिए शो में और सभी सवालों पर अपने राय रखने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी लगातार CNBC आवाज पर। नमस्कार।